ट्रांसक्रिप्शन के बाद में हम प्रोटीन सिंथेसिस के नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, ट्रांसलेशन। अपन ने ट्रांसक्रिप्शन में क्या देखा था, अपने पास एमआरएनए बना था। अब ये एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। जो एमआरएनए न्यूक्लियस में बना था वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, इस एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट करना। तो जो न्यूक्लियस से एमआरएनए जो इन्फॉर्मेशन लेके आया था उसको अब अपन ट्रांसलेट करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइटोप्लाज्म में। जो इन्फॉर्मेशन ये एमआरएनए लेकर आया उसको अभी अपन ट्रांसलेट करेंगे और उस इन्फॉर्मेशन से अपन क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो ट्रांसलेशन से पहले अपन को कुछ प्रिपरेशन करनी होती है। ट्रांसलेशन जब प्रोसेस शुरू होगी तो उससे पहले हमें क्या करना है, कुछ प्रिपरेशन करनी होती है। और वो प्रिपरेशन क्या करनी होती है, हमें जो अमीनो एसिड होते हैं उनको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। और क्या करना है, जो टीआरएनए होता है उसको चार्ज करना है। तो हमें ये ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले दो चीज़ें प्रिपेयर करनी है। एक तो हमें एक्टिवेटेड अमीनो एसिड चाहिए और एक हमें टीआरएनए चाहिए जो कि चार्ज हो। तो अपन ने देखा कि बहुत सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो इन अमीनो एसिड को अपन को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो ये अमीनो एसिड के साथ एटीपी का मॉलिक्यूल मिलेगा और क्या फॉर्म करेगा, अमीनो एसाइल AMP enzyme complex in the presence of an enzyme named amino acyl tRNA synthetase। तो अपन ने क्या देखा, जो अमीनो एसिड होते हैं वो एटीपी के साथ मिलेंगे, एटीपी के साथ बाइंड होंगे और एक अमीनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम, तो इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये अमीनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये एटीपी से क्या होगा, एटीपी जब यूज़ होगी तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा और ये अपने पास ये जो अमीनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, इसी को ही अपन इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। इसी को अपन क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। तो अपने पास एक्टिवेटेड अमीनो एसिड कैसे बने, जो अमीनो एसिड थे उनको अपन ने एटीपी के साथ बाइंड करवा दिया, एटीपी के साथ बाइंड करवा दिया और एक एंजाइम की प्रेजेंस में अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। तो ये तीनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, अमीनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और उसी को ही अपन क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड एक्टिवेटेड। हमारे पास जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बने, अब इनको अपन को क्या करना है, ये जो टीआरएनए है उस पर इनको क्या करना है, लोड करना है। और उसी टीआरएनए की लोडिंग को अपन क्या बोलते हैं, टीआरएनए की चार्जिंग। तो अपन ने टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, कैसे होता है, क्लोव लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक 3 एंड होता है, एक 5 एंड होता है। तो ये 3 एंड होता है, वहाँ पे OH ग्रुप होता है और उसके साथ साथ क्या होती है, यहाँ पे अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट्स होती है। और यहाँ पे क्या होती है, ये एंटीकोडॉन आर्म होता है और ये यहाँ पे क्या होती है, 3rd एंड पे ये अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट्स होती है। तो ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड आए हैं वो यहाँ पे टीआरएनए की जो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है वहाँ पे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो जब ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जिनका क्या नाम था, अमीनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है और ये जब टीआरएनए के साथ मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स। और ये जो AMP है वो रिलीज़ हो जाएगी और ये जो एंजाइम है वो भी क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। तो अपने पास सिर्फ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड और tRNA बचेगा जिसको अपन बोलते हैं अमीनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास अभी जो अमीनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स बना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, चार्ज DNA बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, चार्ज tRNA। चार्ज tRNA में क्या हुआ, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जिनको अपन बोलते हैं अमीनो एसाइल और उसके साथ tRNA मिल गया तो ये क्या बन गया, अमीनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स, इसी को चार्ज DNA बोलते हैं। अब ये जो चार्ज DNA है ये क्या करेगा, राइबोसोम में मूव करेगा और वहाँ पे क्या होगी, इन राइबोसोम पे क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो अपन ट्रांसलेशन की प्रोसेस देखने से पहले अपन को 2 तैयारियां करनी होती है। पहले तो जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं उनको एक्टिवेट करना होता है और फिर ये जो टीआरएनए होता है उसको चार्ज करना है। तो अमीनो एसिड एक्टिवेशन के लिए अपन को किसकी ज़रूरत होती है, एटीपी और एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसका नाम है अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। और एटीपी और ये एंजाइम दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड अमीनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड जो कि अब एक्टिवेटेड अमीनो एसाइल कहलाता है, वो
वो क्या करेगा, टीआरएनए के पास जाएगा और टीआरएनए पे जो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड होती है थर्ड एंड पे, वहाँ जाके बाइंड हो जाएगा। उसके बाइंड होते ही जो एंजाइम है वो अलग निकल जाएगा और एएमपी का जो मॉलिक्यूल है वो अलग निकल जाएगा। पीछे क्या बचेगा, अमीनो एसाइल और टीआरएनए बचेगा। तो इन दोनों को अपन ने नाम दिया अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, और ये चार्ज टीएनए कहलाता है। अब ये चार्ज टीएनए जो कि अमीनो एसिड लिए हुए हैं एक्टिवेटेड, उनको राइबोसोम में मूव करेगा, फिर राइबोसोम में जाके प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो ये दो तैयारियां देख ली। अब अपन मैकेनिज्म देखेंगे ट्रांसलेशन का, कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टेप्स होते हैं। पहले तो ट्रांसलेशन इनिशिएशन होगा, फिर इलोंगेशन होगा, और इलोंगेशन होने के बाद टर्मिनेशन होगा। तो ये 3 स्टेप अपन को देखने हैं। ट्रांसलेशन का जो पहला प्रोसेस है वो इनिशिएशन है। इनिशिएशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, राइबोसोम की दोनों स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट चाहिए होंगी, जीडीपी चाहिए होगा, मैग्नीशियम आयन चाहिए होंगे, और जो अपना चार्ज टीएनए जो ऊपर चार्ज किया था वो चाहिए होगा, एमआरएनए चाहिए होगा, और कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए होंगे। तो प्रोकैरियोट्स में 3 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर 3। और यूकैरियोट्स में बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक एसडी सीक्वेंस होती है, और ये एसडी सीक्वेंस का क्या काम होता है, ये जो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है उसको रिकॉग्नाइज करेगी। और जो यूकैरियोट्स में यही काम कौन करेगा, 7mg कैप करेगी। ये क्या करेगी, वही स्मॉलर सब यूनिट को रिकॉग्नाइज करेगी। तो अपन ने क्या देखा, अपन इनिशिएशन करने वाले हैं, उसके लिए अपन को चाहिए दोनों स्मॉल और लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जीटीपी, मैग्नीशियम आयन, चार्ज, टीआरएनए, एमआरएनए और इनिशिएशन फैक्टर्स। और प्रोकैरियोट्स में 3 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 एंड 3। और यूकैरियोट्स में बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो स्मॉलर सब यूनिट को रिकॉग्नाइज करेगी उसे अपन बोलते हैं एसडी सीक्वेंस, और जो लार्जर सब जो यूकैरियोट्स में जो सीक्वेंस को यूकैरियोट्स में जो रिकॉग्नाइज करेगी स्मॉलर सब यूनिट को, उसका नाम है 7mg कैप। तो ये अपन ने देख लिया। फिर अब अपन देखते हैं राइबोसोम का स्ट्रक्चर। राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक तो स्मॉलर सब यूनिट होती है और एक लार्जर सब यूनिट होती है। स्मॉलर सब यूनिट जो होती है उसमें एमआरएनए बाइंडिंग साइट होती है। यहाँ स्मॉलर सब यूनिट में क्या होगा, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट होती है। स्मॉलर सब यूनिट में एमआरएनए आके अटैच होगा, और लार्जर सब यूनिट में 3 बाइंडिंग साइट होती है जिनका नाम होता है ए, पी और ई। तो ये राइबोसोम का फुल स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। स्मॉलर सब यूनिट में एमआरएनए बाइंडिंग साइट होती है जहाँ एमआरएनए आके अटैच होगा, और लार्जर सब यूनिट में 3 बाइंडिंग साइट होती है नेम्ड एज ए, पी एंड ई। तो ये अपन ने देख लिया राइबोसोम का स्ट्रक्चर। अब आगे की प्रोसेस देखते हैं, इसमें क्या होगा। अब जो एमआरएनए होगा वो स्मॉलर सब यूनिट पे आके अटैच हो जाएगा। ये क्या है, ये एमआरएनए यहाँ स्मॉलर सब यूनिट पे आके अटैच हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये लार्जर सब यूनिट पे अपन ने देखा कि अटैचमेंट साइट्स हैं। जो लार्जर सब यूनिट होती है उसमें 3 साइट्स होती हैं, पी, ए और ई। जो पी साइट है उसको अपन बोलते हैं पेप्टिडाइल साइट, और इसका काम क्या होता है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होती है उसका फॉर्मेशन करती है। और नेक्स्ट होती है ए साइट, इसका नाम क्या है, अमीनो एसाइल साइट। और ये क्या करती है, ये जो एक्टिवेटेड टीआरएनए, जो चार्ज टीआरएनए एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है उसको क्या करेगी, अटैच करेगी। और तीसरी जो साइट होती है ई एग्जिट साइट, ये क्या करेगी, जो चार्ज टीआरएनए आया है उसको क्या करेगी, डिस्चार्ज करके एग्जिट कर देगी। तो ये अपने पी ए ई साइट देखे, पेप्टिडाइल साइट, अमीनो एसाइल साइट और एग्जिट साइट। पेप्टिडाइल साइट पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अमीनो एसाइल साइट पे अमीनो एसिड आके अटैच होंगे, और एग्जिट साइट से टीआरएनए एग्जिट होगा। अब अपन ने क्या देखा कि जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वहाँ एमआरएनए बाइंडिंग साइट होती है, तो एमआरएनए यहाँ आके बाइंड होगा। फिर ये जो लार्जर सब यूनिट पे अपन देखते हैं, अब यहाँ स्मॉलर सब यूनिट पे एमआरएनए आके अटैच हो जाएगा, और लार्जर सब यूनिट पे ये जो पी साइट है, ये पी साइट क्या करेगा, सिर्फ ये जो एयूजी कोडोन है उसको छोड़, ये पी साइट क्या करेगा, सिर्फ एयूजी कोडोन को रीड करेगा। और ए साइट क्या है, सिर्फ जो फर्स्ट कोडोन होता है एयूजी उसको छोड़ के बाकी सारे कोडोन को वो क्या करेगा, रीड करेगा। तो जो सबसे पहले जो स्टार्ट कोडोन है वो कहाँ आके अटैच होगा, पी साइट पे आके अटैच होगा, और बाकी के जितने भी कोडोन है वो सब ए साइट पे आके अटैच करेंगे। तो जब पी साइट पे एयूजी कोडोन आके अटैच करेगा तो उधर से क्या आएगा, जो चार्ज टीआरएनए वो आएगा, और उसके यहाँ थर्ड एंड पे क्या प्रेजेंट होगा, फॉर्माइल मिथ्योनिन प्रेजेंट होगा। तो इसको अपन बोलेंगे फॉर्माइल मिथ्योनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। ये पूरा क्या है, अमीनो एसिड कैरी कर रहा है ये टीआरएनए, तो इसको अपन बोलेंगे फॉर्माइल मिथ्योनिन टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, और इसको अपन क्या बोलेंगे, एफमैट बोलेंगे। तो ये जो
पी साइट है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये AUG कोडोन को रीड कर सकते हैं, वहाँ ये tRNA आके अटैच हो जाएगा और बाकी के जितने भी कोडोन है वो A साइट पे आके अटैच करेगा। हमने देखा कि P साइट पे स्टार्टिंग कोडोन आके अटैच हो जाएगा और ये tRNA F-MET अमीनो एसिड को लेके आएगा और P साइट पे अटैच हो जाएगा। इससे अपना जो ट्रांसलेशन है उसका इनिशिएशन हो जाएगा। अब अपन को सेकेंड स्टेप देखना है इनिशिएशन के बाद एलोंगेशन। तो एलोंगेशन में क्या होगा, ये राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है और एक ही लार्जर सब यूनिट है। इसमें अपन ने देखा E, P और A साइड्स हैं। P पे क्या है, P पे स्टार्टिंग कोडोन है AUG, इस पे सिर्फ और सिर्फ ये स्टार्टिंग कोडोन को रीड करेगा P साइट। अब जो जितने कोडोन अटैच होने वो कहाँ अटैच होंगे, A साइट पे होंगे। और यहाँ पे अपन ने देखा P साइट पे जो tRNA है वो क्या लेके आया है, F-MET लेके आया है। यहाँ क्या लेके आया है, F-MET अमीनो एसिड। हाँ, उसके बाद में अब जितने भी कोडोन है वो A साइट पे अटैच होंगे। तो अब मान लीजिए कि A साइट पे ये tRNA लेके आ रहा है अमीनो एसिड 1 को लेके आ रहा है tRNA और ये अटैच हो रहा है कहाँ पे, A साइट पे। और उसके बाद में क्या होगा, ये जो P साइट पे AUG है और A साइट पे ये जो अमीनो एसिड लेके आए, इन दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद में क्या होगा, ये राइबोसोम मूव करेगा। mRNA तो वहीं रहेगा बट ये जो राइबोसोम है ये मूव करेगा। इसके मूव करने से स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ये जो इधर राइबोसोम इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये AUG है वो कहाँ आ जाएगा, E साइट पे आ जाएगा। और P पे क्या आ जाएगा, ये जो अमीनो एसिड 1 था वो आ जाएगा। और यहाँ A साइट पे जो दूसरा tRNA मान लीजिए अमीनो एसिड 2 को लाके अटैच कर देगा। तो यहाँ पे AUG है और P साइट पे ये जो अमीनो एसिड A पे था वो शिफ्ट P पे हो जाएगा और A पे क्या होगा, A पे अमीनो एसिड 2 आ जाएगा। तो ऐसे करके ये क्या होगी, चेन इलोंगेट होगी और ये जो अमीनो एसिड बनेंगे इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता रहेगा और ये ऐसे चेन एलोंगेट होती रहेगी। और जब तक एलोंगेट होगी जब तक टर्मिनेशन फैक्टर नहीं आ जाएंगे। तो एलोंगेशन में क्या होता है, एक ट्रांसलोकेज एंजाइम भी होता है, ट्रांसलोकेज एंजाइम। और ये क्या करेगा, राइबोसोम का ट्रांसलोकेशन करेगा, मतलब राइबोसोम का मूवमेंट करेगा, राइबोसोम इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसकी वजह से ये tRNA इधर शिफ्ट होते रहेंगे। तो यहाँ ट्रांसलोकेज एंजाइम यूज़ में आता है। और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहे हैं वो किस एंजाइम की हेल्प से बन रहे हैं, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से ये क्या कर रहे हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और इनको अपन राइबोजाइम भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको क्या बोलते हैं, राइबोजाइम भी बोलते हैं। ये क्या करेंगे, ये अपन ने देखा जैसे यहाँ AUG का फॉर्मेशन हो रहा था, ये अमीनो एसिड 1 का फॉर्मेशन हो रहा था, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना रहा है वो कौन बना रहा है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, उसको राइबोजाइम भी बोलते हैं। तो यहाँ एलोंगेशन में 2 एंजाइम काम में आएंगे। एक तो ट्रांसलोकेज एंजाइम। ट्रांसलोकेज एंजाइम क्या करेगा, जैसे जैसे tRNA वहाँ tRNA अटैच होते जाएंगे अपनी एंटीकोडोन साइड से, तो वैसे वैसे ये राइबोसोम इधर शिफ्ट होता जाएगा। उसके शिफ्ट होते के साथ साथ ये जो P साइट वाले P साइट वाले जो tRNA वो E पे शिफ्ट होंगे और ये जो A साइट वाले tRNA वो P पे शिफ्ट करेंगे। तो ऐसे ये चेन इधर इलोंगेट होती रहेगी, राइबोसोम इधर मूव करता रहेगा और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे वो राइबोजाइम की हेल्प से बनेंगे। और प्रोकैरियोट्स में कुछ इलोंगेशन फैक्टर होते हैं और यूकैरियोट्स में इलोंगेशन फैक्टर F1 F2 होते हैं और प्रोकैरियोट्स में इलोंगेशन फैक्टर TU TS और G होते हैं। अभी इलोंगेशन के बाद में जो थर्ड स्टेप होती है वो है टर्मिनेशन। एलोंगेशन में अपन ने देखा राइबोसोम इधर मूव करेगा और ये P वाले E पे शिफ्ट होंगे tRNA और A वाले P पे शिफ्ट होंगे। ऐसे ये चेन बनती रहेगी और आगे खिसकती रहेगी। अब ये चेन की इलोंगेशन जब तक होती रहेगी जब तक कि नॉन सेंस कोडोन नहीं आ जाए। नॉन सेंस कोडोन कौन कौन से होते हैं, UAA होता है, UAG होता है और UGA होता है। और ये इलोंगेशन, ये टर्मिनेशन नॉन सेंस कोडोन कहाँ पे आने हैं, ये A साइड पे जब ये नॉन सेंस कोडोन आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये अपन देखते हैं, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है, E, P और A। और A पे जब AA आ जाएगा और यहाँ पे UAG या UGA, इन तीनों में से कोई भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, टर्मिनेशन हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ रिलीज फैक्टर होते हैं और ये रिलीज फैक्टर का काम क्या है, ये जो tRNA यहाँ आके अटैच हो रहा है और ये जो पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड है इन दोनों को क्या करेगी, ब्रेक करेगी। तो tRNA और ये जो स्ट्रैंड है इनको क्या करेगी, ब्रेक करेगी। रिलीज फैक्टर, और प्रोकैरियोट्स में जो रिलीज फैक्टर होते हैं वो रिलीज फैक्टर 1 होता है, रिलीज फैक्टर 2 होता है, रिलीज फैक्टर 3 होता है। और यूकैरियोट्स में रिलीज फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है और इनके रिलीज फैक्टर के साथ साथ GTP की एनर्जी यूज़ होगी और ये जो tRNA और पेप्टाइड स्ट्रैंड के बीच में जो लिंक है उसको ब्रेक करेंगे और ऐसे ये टर्मिनेशन हो जाएगी। तो ये अपन ने देखी पूरी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस। इसके नोट्स आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।